नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। नवाबों की नगरी लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लखनऊ की सुप्रसिद्ध भूल भुलैया, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और भी कई सारी ऐसी जगह हैं जो लखनऊ में आप एक दिन में कम खर्च के साथ देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ा इमामबाड़ा के साथ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है और जिसमें है लखनऊ की सुप्रसिद्ध भूल भुलैया। तो अब हम एंटर कर चुके हैं बड़ा इमामबाड़ा के अंदर। काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। बहुत अलग ही तरह की जो कल्चर है, जो नवाबों का कल्चर होता था, वो यहाँ पर हमको बिल्डिंगों में पूरी तरह दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आप पूरा का पूरा व्यू देखिए, ये देखिए अलग ही तरह का हमको व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ से हम एंटर किए थे, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से हमने एंटर किया था और यहाँ से आप देखेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। और जो मेन भूल भुलैया वाला जगह है वो आपको ये मेरे सामने नज़र आ रहा है। तो चलिए अब एंटर करते हैं इमामबाड़ा की मुख्य इमारत के अंदर। इमारत के अंदर एंटर करने से पहले हमें लेना होगा टिकट, जो कि है 50 रुपये पर पर्सन का। जैसे ही हम मुख्य इमारत के अंदर एंटर करते हैं, हमें एक और नई इमारत नजर आती है, जो कि असल में मुख्य बिल्डिंग है, जिसमें भूल भुलैया है, जिसमें इमाम दरगाह है। सारी चीज़ें इसी बिल्डिंग के अंदर है। यहाँ पर अंदर जाने से पहले हमें जूते चप्पलों को बाहर की तरफ खोलना होगा। तो अब हम एंटर करने वाले हैं बड़ा इमामबाड़ा की तरफ। देखिए हमने अपने जो शूज़ हैं, जो चप्पल हैं, वो सब उतार लिए हैं और अब हम अंदर की तरफ एंटर करने वाले हैं। यहाँ की कुछ प्रथा होगी जिसकी वजह से हम अंदर जूते चप्पल नहीं लेके जा सकते। बड़े इमामबाड़े की मुख्य बिल्डिंग के बाहर ही आपको गाइड मिल जाएंगे, जो कि आपको 250 रुपये पूरी बिल्डिंग का चार्ज करते हैं। यहाँ पर 3 जगह हैं जो बहुत फेमस हैं, वो पूरी दिखाते हैं। और आज हमारे जो गाइड हैं उनका नाम है शाह बेदी जी, जो कि हमें इमामबाड़े के बारे में सारी जानकारी देंगे। तो चलिए प्रवेश करते हैं भूल भुलैया के अंदर, जिसका रास्ता बड़े इमामबाड़े के साइड से होकर गुजरता है। भूल भुलैया के एंट्री गेट पर आपको टिकट चेक करवाना होता है, जो कि 50 रुपये का कॉमन टिकट होता है बड़े इमामबाड़े का। तो अब ऊपर जाने के लिए हमें काफ़ी लंबी और काफ़ी कठिन सीढ़ियों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे। यहाँ से ले जाना, मेरा काम निकलना। चलिए आइए सारे लोग। इस भूल भुलैया की सुरंग 330 फीट लंबी है, जिसमें 15 फीट की मोटी मोटी दीवारें हैं और इसके बीच में से जाता है 2.5 फीट चौड़ा रास्ता। ये आउट ऑफ सिटी है, शहर से बाहर जाने के रास्ते। 1857 में जब अंग्रेजी फौज नीचे उतरी है तो वापस लौट के नहीं आई, तो रास्ता ये ब्लॉक कर दिया गया। ऊपर से बाउंड्री इसलिए बांधी गई, कोई भी यहाँ पे आए इसमें गिरे ना। अच्छा। आइए 1 स्टेप नीचे देख के आएंगे, ये सीढ़ी नीचे। अब यहाँ से आप अपने ईयरफोन्स और हेडफोन्स लगाकर तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ ही देर में आप कुछ ऐसा सुनने वाले हैं जो कि आपको पूरी तरह एक्साइटमेंट से भर देगा। मेन गेट का सेंटर है, 960 फीट की दूरी। यहाँ से आप सबको देखो, वहाँ से आपको कोई ना देखे। वो रहा गाड़ी घोड़ा जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री की है, यहाँ से सबको मेन गेट का सेंटर है, 960 फीट की दूरी। अच्छा। यहाँ से आप मेन गेट देख लो, मेन गेट से आप इधर नहीं देख पाओगे। अच्छा। मेन गेट से इधर नहीं दिखता है। अच्छा। ये देखो, मेन गेट दिखता देखो आप, पर मेन गेट वाला अपन को नहीं देख पाएगा। आइए अभी हम जा कर रहे हैं वैसे के अंदर चलना है भी जनाब। अच्छा, भूल भुलैया के अंदर आप बाहर भी निकालेंगे या फिर हमको ही निकलना है? आपको इसमें अभी आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा रास्ता ढूंढने के लिए। अच्छा। इसमें आगे आप रहेंगे, पीछे मैं रहूंगा। अच्छा। जब रास्ता आप नहीं ढूंढ पाएंगे तभी मैं निकलूंगा। अच्छा। मतलब ये भूल भुलैया बनाई किस लिए गई थी? ये भूल भुलैया बनाने का कोई रीजन नहीं था। बिल्डिंग में अगर वेंटिलेशन न दिया जाता तो बिल्डिंग में गैस बन के डैमेज होता है। अच्छा। मेन जो बनाया गया वो इमामबाड़ा बनाया गया। अच्छा। जी हाँ, ये सिर्फ वेंटिलेशन के लिए था? वेंटिलेशन के लिए। और फिर नीचे बिल्डिंग में कोई सपोर्ट नहीं है, विदाउट सपोर्ट हॉल है। अच्छा। इसके ऊपर ये 4 मंजिल स्टोरी है। अच्छा। हमने ये भूल भुलैया पार करते करते 4 मंजिल चढ़ ली? अभी नहीं चढ़ी। अच्छा, अभी 1st मंजिल पे चलना है। काफी बड़ी है आगे भी। पहले के बड़े बुजुर्ग कहते थे धीरे बोलिए, आहिस्ता बोलिए, किसी की बुराई मत करिए, किसी की गिबत मत करिए। दीवारों पे भी कान होते हैं। 40 फीट की दूरी से दीवार के माध्यम से सांस के द्वारा आपसे बात करेंगे, आप तक मेरी आवाज पहुंचेगी। आप लोग को दीवार में कान लगा दें। 3 आदमी इसमें, 3 आदमी इसमें। मैं अंदर सुरंग में जाऊंगा, जब वहाँ से नाम पुकारूंगा तो उस नाम को सुन के मेरे पास आइएगा। जी। चलिए, नाम बताइए अपना। सम्मान। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? नाम सुन के अंदर। यानी कि इस दीवार के आर पार आवाजें आ सकती है, तो वो भी
यहाँ पर जो हॉरर साउंड होते हैं ना वो सारे के सारे आ रहे हैं, जैसे कि हॉरर मूवीज में करते हैं ना वो वाले sounds आ रहे हैं। सम्मान। अरे हाँ मैं सुन लिया मैंने। सम्मान चले आइए। पूरी आवाज आ रही दीवारों से, कितने दूरी से बात कर रहे हैं तो भी दीवारों से आवाज आ रही है। ये बिल्कुल भूल भुलैया क्या भूत भुलैया हो रहे हैं। आपने कहाँ से बात करी थी अंदर? तो इसमें आवाजें गूंजती है क्या? अच्छा, अब हमें गाइड साहब बताएंगे कि आखिर ये आवाज आती कैसे है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। तो गाइड साहब की आवाज को जरा ध्यान से सुनिएगा। दीवार के माध्यम से सांस के द्वारा नवाबास को दौड़ाने की स्टेपिंग बिल्डिंग में जो जमाने का अमृत की जाल, सिगारे का आटा, तेल का पौधा, हनी, जब मटेरियल मिला के दीवारों में जोड़ा गया, फिर दीवारों का जब मटेरियल सूख गया तो इसमें होलपना मतलब होल हो गई है, खोखली हो चुकी है दीवार। अच्छा, जब इसमें होलपना आ गया तो उसमें आवाज पास होने लगी। जब इसमें आवाज पास होने लगी तो टेलीफोन का काम करने लगी दीवार। इससे नवाबास को दौरा किया जा सकती है, एक दूसरे से 40 फीट 30 फीट की दूरी से बात करते हैं। अच्छा अच्छा, ये नवाबास को दौरा के टाइम गार्डिंग तार का टेलीफोन यानी कि दीवारों की भी इसलिए कहावत बन गई कि दीवारों को भी कान होते हैं। ये कहावत जो आपने सुनी होगी ये यहाँ से बने हैं। उधर पीछे, वहाँ पीछे नहीं जाना सर? भी चलेंगे। अच्छा अच्छा, एक सुरभि नाटक आता था बहुत पहले, धारावाहिक सीरियल। हाँ। उनका सारे और सिद्धार्थ का दूरदर्शन पे। हाँ हाँ उस नाटक में जो सुरंग दिखाई है, उस सुरंग ये है शुरुआत में। अच्छा सुरभि नाटक के अंदर सुरभि नाटक में दिखाई है। यहाँ पे शूटिंग अलाउ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आप शूट कर सकते हैं, यानी कि फोटो ले लेंगे फिर मान जाए। अच्छा अच्छा आइए अब आपको बताते हैं बुलबुलियों को जी। अब आपको बताते हैं यहाँ पे बुलबुलियों का रिजल्ट। किफायतुल्लाह इंजीनियर थे ईरान के, जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी 330 फीट लंबी। 330। आर्टिकल इंजीनियर ईरान की किफायत। जब ये बिल्डिंग बनाई गई तो इस बिल्डिंग में इतना वेट हो गया था, किसी टाइम पे भी डैमेज होता है। नीचे का हॉल आपने देखा है, नीचे के हॉल में कोई सपोर्ट नहीं है, विदाउट सपोर्ट हॉल है। इसके ऊपर 4 मंजिल स्टोरी है, 3rd मंजिल पे आपको अरे 1 पूरा मंजिल तो की है। किफायतुल्लाह इंजीनियर ने क्या किया, इसके रास्ते खोलना शुरू किए। जैसे अभी आपको कहो 15 फीट मोटी दीवार के बीच में 2.5 फीट का रास्ता है। 2.5 फीट का रास्ता है जनाब, 4.5 फीट का, 5.5 फीट का, या पड़ो 6.5 फीट। 6.5 फीट का रास्ता और 5.5 फीट का मालकम किया। ये देखिए, ये आपको पूरी बिल्डिंग में ऐसी होल नजर आएंगे लाइन से। अच्छा, ये वजन कम करने के लिए 30 फीट लंबी बिल्डिंग में 1024 रास्ते खोले गए और 5.5 फीट का माल कम किया। जब माल कम किया और रास्ते खोले तो बिल्डिंग का वेट कम हो गया। जब बिल्डिंग का वेट कम हुआ तो बिल्डिंग आज भी सलामत है, कल भी सलामत है। अच्छा और जो रास्ते खोले गए हैं वही आपकी भूलभुलैया है। अच्छा, इन्हीं भूलभुलैयों में जब अंग्रेज आके फंस गए तो उन्होंने इसको पहचान दिया भूलभुलैया। अच्छा, जबकि वजन कम करने के लिए किया गया था उसे। तो इसमें जो मटेरियल यूज हुआ उस जमाने का उड़द की दाल, सिंगाड़े का आटा, बेल का पौधा, हनी, लाल मट्टी, महीन वाली सुर्खी चूना। जी, ये मटेरियल उस टाइम ना उस टाइम सीमेंट थी, ना मोरंग, ना बालू। नवाब आसिफुद्दौला का इनका खुद का जो महल है वो 4 मंजिल जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में जो सिटी रही है, अच्छा। वो नवाब आसिफुद्दौला का महल हुआ करता था, शमशुल निसा की कचरी। यहाँ पर पूरे के पूरे इस भूल भुलैया में जो वो भूत की आवाजें होती है ना वैसी सुनाई दे रही। देखो सुनिए, चलिए आइए, आइए हम लोग ऊपर चलते हैं फॉर्मेट। ये जो आप आवाज निकालते हैं वो उसी फॉर्मेट में निकालते हैं या फिर गूंजती है वो उस तरह? जितनी भी आप जो है जी, आवाज जो गूंजती है, हाँ। जितनी पतली जगह होगी हाँ, उसमें आवाज गूंजेगी, जितनी चौड़ी जगह फैली जगह होगी उसमें आवाज नहीं गूंज रही। फैल जाएगी। अब हम आ चुके हैं बड़े इमाम बाड़ा की छत पे। यहाँ से लखनऊ सिटी हमें पूरी तरह दिखाई देता है। देखिए ये आपके सामने आसिफी मस्जिद, जी। नवाब आसिफुद्दौला ने ये मस्जिद बनाई थी, आसिफी मस्जिद। नवाब आसिफुद्दौला यहाँ नमाज भी पढ़ते थे, वही बकरीद और जुमे की नमाजें। अच्छा अच्छा, मेरे पीछे देख पाएंगे, ये देखिए बहुत बड़ी छत है इसकी और इसके ऊपर हम चल रहे हैं। यहाँ से पूरा का पूरा लखनऊ शहर अच्छे से दिखाई देता है। हाँ, छत पे आने के 5 रास्ते और जाने का 1 रास्ता। अच्छा इससे अच्छा, आपको ट्राई लेना होगा, ट्राई मतलब? रास्ता ढूंढने के लिए। अच्छा, ट्राई। इसमें आगे आप पीछे अच्छा अच्छा और सीधा स्ट्रेट वाला वो रास्ता है, डायरेक्ट इजी रास्ता है 84 से। अच्छा, वो डायरेक्ट जो लोग जो है ट्राई नहीं लेते हैं वो डायरेक्ट छत से उतर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम ट्राई करना चाहेंगे तो यहाँ से जाएंगे नीचे से। देखिए ये रास्ता है जहाँ से हम भूल भुलैया को ट्राई करने वाले हैं, यानी कि हम भूल भुलैया में छोड़ दिए जाएंगे, गाइड साहब हमारे पीछे जाएंगे और हम
इससे निकलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए भूल भुलैया के अंदर चलते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं। काफ़ी एडवेंचरस ये होने वाला है। रास्ता हमको चुनना है, ये सोचने का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। तो कौन से में चलें, कुछ भी लक लगाते हैं। वैसे यहाँ से नीचे से लेफ्ट में चलते हैं, फिर लेफ्ट में चलते हैं। कौन सा चाहिए सर? लेफ्ट ओके, शॉर्ट है उधर, बहुत लंबा रास्ता है। चलिए लेफ्ट में चल रहे हैं। बहुत 2.5 फीट की ये जो गलियां हैं बहुत शॉर्ट है और लेफ्ट की तरफ हम जाते जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। हाँ गए, हमारे गाइड साहब गायब हो चुके हैं। अब हमारे गाइड साहब उधर आगे से निकल आए हैं। ये देखिए यहाँ से कैसे आ गए? आपको पता ही नहीं ये चला कि आप कहाँ से आ गए। बहुत गुमनाम से हैं हमें तो पता ही नहीं चला कि आप कहाँ से आ गए। जी। ये वही रास्ता है जहाँ 4 रास्तों के बीच में आपको खड़ा किया था मैंने। अच्छा अच्छा इस अच्छा रास्ते से मैं आया हूँ, आप आए हो पीछे। अच्छा अच्छा। यहाँ पर आके फिर 2 रास्ते आ जाते हैं। यहाँ एक पीछे रास्ता है और एक ये हमारे एक और पीछे रास्ता है जो हम लेने वाले हैं अभी। सर इधर लेफ्ट वाला रास्ता लेना है। इधर इधर लेफ्ट वाला रास्ता मेरे सही में भूल भुलैया हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर चलना है सर। जी बताइए किधर जाना है? नीचे देखिए यहाँ पर वापस से 4 रास्ते बढ़ते हैं। एक ये तो बंद हो रहा किधर है, जाना है आपको? एक नीचे जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। यहाँ पर नीचे जाने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, फिर वापस से ऊपर से नीचे आना राइट पड़ता है। राइट 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 हाँ नीचे इधर 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 हम आ चुके हैं भूल भुलैया के बाहर। ये भूल भुलैया हो गए सॉल्व। सही में ये भूल भुलैया काफ़ी एक्साइटिंग थी। अगर आप पहली बार इसमें एंटर कर रहे हैं तो आप बेशक भूल जाएंगे कि कौन से रास्ते से आपको जाना है, कौन से आपको बाहर निकलना है। आप उसके अंदर घूमते घूमते ही रह जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो एक गाइड ज़रूर कर लीजिएगा। ये भूल भुलैया को तो याद करना पड़ता होगा ना आपको रास्ते, मतलब ऐसे एक आध समझ लेता है आदमी, अच्छा रास्ते पहचान लेता है। बार बार जाते जाते आदत पड़ जाती है। नहीं तो पहली बार आदमी आए तो नहीं निकल पाएगा ना, आसान भटक जाएगा। कौन सी थी? यही थी ना भूल भुलैया जो ऊपर हमको नज़र आ रही है। ये जो ऊपर आपको जो खिड़कियाँ दिख रही छोटी छोटी, वो सारी की सारी वो भूल भुलैया की खिड़कियाँ। हम पूरे में घूम के आए हुए ऊपर। ये देखिए ये पूरा का पूरा। देखिए ये इमाम बाड़ा है। इमाम में होता है अवतार और बाड़ा में होता है घर, अवतार का घर। ये मिंबरे रसूल है जो धर्म गुरु बैठ के इस पर प्रचार करते हैं और सारी जनता नीचे बैठती है। इसको हिंदी में कहते हैं सिंहासन और उर्दू में कहते हैं मिंबरे रसूल। 1773 में बिल्डिंग की शुरुआत हुई है, 1784 में कंप्लीट। 11 साल में पूरा बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ। नवाब आसिफउद्दौला जिन्होंने ये इमामबाड़ा बनाया, धार्मिक स्थान दर्शन करने के लिए पूजा स्थल। यहाँ पे ना कोई रानियाँ बैठती थी ना कोई दरबार, जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा उसी तरीके से। एशिया के 3 हॉल हैं यहाँ पे, चाइनीज, पर्शियन, इंडियन। फर्स्ट आपके सामने चाइनीज हॉल, इसकी हाइट है 54 फीट। 54 फीट इसकी हाइट है और इसका जो आकार देखा आपने डिजाइन, ये चीनी की प्लेटों में डिजाइन पहले पाया जाता है। चीनी की प्लेटों में जनाब ये बॉर्डर बन के आता था किनारे, और जो रेड कलर की आपने चेयर देखे ये रोशनदार वेंटिलेशन, रोशनी और हवा। सामने देखिए एशिया का सबसे बड़ा हॉल है पर्शियन हॉल, यानी कि जो ऊपर आप डिजाइन देख रहे हो ये ईरानी डिजाइन है। जैसे चाय की ट्रे होती है, ये वो लोकेशन है, पूरा इसका डिजाइन ईरानी है। 163 फीट लेंथ है, 60 फीट हाइट है, 54 चौड़ाई है। एशिया का सबसे बड़ा, मतलब विदाउट सपोर्ट। तो ये किस मतलब इसका सपोर्ट क्या है एक्चुअल में जिस पे ठहरा सपोर्टिंग आपकी बची है साइडों में, साइडों में, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है इसका। तो ये इसका मतलब कुछ अलग ही तरह का आर्किटेक्चर है। यानी कि इसमें लखोरी वाली ईंट लगी है, पतली वाली। अच्छा। तो एक दूसरे से यूं आके अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सपोर्टिंग जो है दोनों का साइडों में, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, विदाउट सपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा हॉल। एशिया का पहले थी बाद में ये कैंडल स्टैंड है मैडम। कैंडल स्टैंड ये उस जमाने के हैं जिस जमाने में बिजली नहीं हुआ करती थी, इसमें जलते थे कैंडल। और ये जो आपके सामने शीशे रखे लाइन से, जब इन शीशों पर रोशनी पड़ती थी तो पलट के रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा। यानी कि हॉल में रोशनी फैलती है। अच्छा। ये रिफ्लेक्शन वाले शीशे हैं। ये देखो, और ये इनके सामने इधर लाइन से कैंडल स्टैंड, इधर लाइन से शीशे, लकड़ी के फ्रेम पे शीशे बने हैं। अभी शीशे देखिए पूरे इसमें हर साल गोल्ड पॉलिश। सामने करबला का नाम सुना होगा, करबला इराक में है जहाँ इमाम हुसैन शहीद हुए थे। करबला में गोल्ड का ताजिया, यहाँ पे चांदी का ताजिया। ये सिल्वर चांदी का ताजिया, इस पे हर साल गोल्ड पॉलिश होती है। ये पेपर का ताजिया है,
जी पहली मुहर्रम को यहाँ पे लाया जाता है और 10 मुहर्रम में यहाँ से इसको ले जाके दफन कर दिया जाता है करबला के मैदान। अच्छा, हर बार नया बनता है? हर साल चेंज होता है। ये बड़े इमामबाड़े से पहली मुहर्रम में यहाँ पे आता है और 10 मुहर्रम में यहाँ से ले जाते हैं। जी जी। और ये आपके सामने है इमाम हसन और इमाम हुसैन के जो वालिद थे मौला अली यानी कि हजरत अली, ये उनकी दरगाह है। करबला के गोल्ड की दरगाह यहाँ पे लकड़ी का, चंदन की लकड़ी, अखरोट की लकड़ी का बना हुआ। जो लोग करबला नहीं जा पाते हैं, जो लोग इराक नहीं जा पाते, वो यहाँ आके माथा टेकते हैं यानी कि दर्शन करते हैं। अच्छा अच्छा। ये आपके सामने है नवाब आसिफुद्दौला की डेड बॉडी, जिनकी मैंने आपको तस्वीर दिखाई सिंहासन के पास। डेड बॉडी? हाँ, समाधि के पास तस्वीर ली थी ना वो? समाधि नवाब आसिफुद्दौला और उनकी बेगम शमसुल निसा, ये अच्छा। दोनों की समाधि है 14 फीट नीचे तहखाने में, ऊपर से ब्लॉक यानी कि 14 फीट नीचे है तहखाने में नवाब आसिफुद्दौला और उनकी बेगम शमसुल निसा दोनों की समाधि। मतलब वो रास्ता तो बंद कर दिया ना? ये इंडियन हॉल है, ये इंडियन हॉल 50 फीट इसकी हाइट है। 50 फीट? हाँ, 50 फीट इसकी हाइट। इसका जो आकार देखा है डिजाइन, ये है खरबूजा डिजाइन। खरबूजा एक फल होता है सिल्वर कलर का, जो उसके ऊपर फूल होता है, माथे पे फूल है। हाँ हाँ। जो शाखे आप देख लो नीचे उतर भी ये डिजाइन है। अच्छा, जो रेड कलर के यहाँ पे चेयर देखिए, ये रोशनदार वेंटिलेशन रोशनी है। रेड कलर की कौन सी? ये जो लगा रहे जो रेड वाले हैं, अच्छा ये अच्छा। चेयर है रोशनदार। अब तीनों हॉलों का रीजन सुन लीजिए कि इन तीनों हॉलों देने का रीजन क्या था इसका। हाँ। किफायतुल्लाह इंजीनियर थे ईरान के, जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी, 330 फीट लंबी बिल्डिंग। आर्टिकल इंजीनियर ईरान के किफायतुल्लाह, जो नवाब साहब ने इंजीनियर को बनाए थे, इसको बनाने के लिए ईरान से इंजीनियर का नाम था किफायत। तो किफायतुल्लाह इंजीनियर जब ईरान से आए हैं तो अपने साथ लाए थे पर्शियन ट्रे, यानी कि जो बीच का हॉल देखा है, जो डिजाइन देखा है, ये ईरानी डिजाइन है। पूरी चाइनीज ट्रे का लोकेशन है, इसका डिजाइन ईरानी है। किफायतुल्लाह ईरान से लेके आए पर्शियन ट्रे, और पर्शियन ट्रे पे रखी थी चाइनीज प्लेट, जो आपने उधर का हॉल देखा, और चाइनीज प्लेट पे इंडियन, यानी कि जो अपने साथ लाए थे वो तीनों हॉल में तीनों डिजाइन अलग अलग डिवाइड, पर्शियन ट्रे पे चाइनीज प्लेट, और चाइनीज प्लेट पे इंडियन। मतलब खाना खाने वाली प्लेट? हाँ, खाना खाने प्लेट। अच्छा, हाँ हाँ। चाइनीज प्लेट है। हाँ हाँ। इसके बाद इंडियन खरबूजा, तो उससे आइडिया उठा के यहाँ लगा दिया? यानी कि ट्रे, हाँ ट्रे पे प्लेट रखी, हाँ। प्लेट पे खरबूजा। हाँ 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 हाँ, ये तीन ये आइडिया था। ठीक। टाइप पे रख दिया। इमामबाड़ा देखने के बाद हम जा रहे हैं उसी से सटा बोली कुआं देखने, जिसे जग महल के नाम से भी जाना जाता है। ये पुराने टाइम का सीसीटीवी कैमरा हुआ करता था। बोली कुआं यानी जल महल। यह इमारत बाहर से तो कुछ खास नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर एंटर किया, इसने हमारा सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देखिए, जहाँ पे आप लोगों ने टिकट चेक कराए हैं, वहाँ से खड़े होकर अगर आप देखेंगे तो आपको 2.5 फीट की दीवार यानी कि छत और पेड़ दिखेगा। जैसे जैसे आप लोग ऊपर चढ़ के आओगे, बिल्डिंग हो जाएगा डाउन। सामने का बिल्डिंग तो नजर आता है, मगर इसके पीछे एक पार्ट और है। ना पीछे का पार्ट नजर आएगा, ना कोई आदमी नजर आएगा। ये जो नीचे गेट के अंदर आप पानी देख रहे हो, ये सीसीटीवी कैमरा है। जो भी यहाँ से एंट्री कर रहा है, वो तस्वीर पानी में जा रही है। उधर का आदमी आपको पानी में देख रहा है कि आपकी एंट्री हो चुकी है। अच्छा। 7 स्टोरी मंजिल में 4 मंजिल नीचे, 3 मंजिल ऊपर। इसका गोमती नदी से लिंक था। अच्छा। गोमती नदी से इसका लिंक था, जो नीचे से पाइपलाइन इसका डैमेज हो गया। अच्छा, मतलब गोमती नदी से पानी आता था? ये नवाब आसिफुद्दौला का फौज का अड्डा है। अच्छा अच्छा। फौज वाला अड्डा है। जी हाँ, ये उस जमाने का नवाब साहब के टाइम का सीसीटीवी कैमरा है। मतलब यहाँ से बैठ के परछाई में देख लेते थे? यही जो यहाँ से एंट्री करता था, हाँ, वो हाँ। तस्वीर पानी में जाती है। उधर का आदमी बैठ के देख अच्छा, देख सकता है। एंट्री किसकी हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो ये यहाँ पे तक पानी है। एक और बुलबुल है। हाँ, ये जग महल है। पानी से सारी इमारतें बनी है। 1771 में बना था ये। अच्छा, इसी के यहाँ से पानी लेते थे और यहीं से बनाते थे? यहीं से इमारतें बनी, इमामबाड़ा, भूलभुलैया, मस्जिद। अच्छा अच्छा। आइए, चले आइए अंदर। आप मतलब कितनी जानसाजी रही है। देखिए, ये बीच में कुआं है, और कुआं जो है वो सूखा हुआ है। इसके चारों तरफ रास्ते हैं जिसमें हम चल रहे हैं। कहाँ पर कुआं है? बीच में कुआं है, अच्छा। और इसके चारों तरफ रास्ते हैं जिसमें हम चल रहे हैं। आइए। अच्छा। तो यही है लखनऊ की असली पहचान, जिसी वजह से हम कहते हैं इसे नवाबों की नगरी लखनऊ। देखिए, ये रहा उस जमाने का सीसीटीवी कैमरा, पानी में तस्वीर है, वो रही सामने नीचे है। हाँ। जो भी एंट्री कर रहा है, मैडम इधर ये सेंटर से देखिए, 20 सेंटर ये है। बैठ के देखो बेटा, नीचे बैठो 2 मिनट।
देखिए जो भी एंट्री करेगा वो तस्वीर पानी में आएगी, मगर जो एंट्री करेगा उसे खुद नहीं मालूम कि अच्छा हाँ देखिए यहाँ पे ये आपको बात पानी में जो नवाब आसिफुद्दौला के जो तीरंदाज थे वो यहाँ से बैठ के निशाना लगाते थे। वहाँ पे यहाँ से बैठ के जब निशाना लगाएंगे तो पानी में तो लगा नहीं देंगे। डाउन होके देखे तो सीढ़ियाँ दिखती हैं, सामने सीढ़ियाँ हैं। हाँ। पानी में तस्वीर देखते थे और सीढ़ियों पे निशाना लगता था। बस दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि तीर आया तो कहाँ से। हाँ। उस जमाने में क्या था, उस जमाने में नवाब आसिफुद्दौला की फौज की वर्दी ब्लैक थी, अंग्रेजों की वर्दी रेड। इससे मालूम होता था कौन दोस्त है कौन दोस्त। अच्छा आइए ये दीवारों पे मतलब ये देखो ईंटें पूरा ईंटें या पत्थर है जो बनाए हुए? पत्थर वाली ईंट है, लखौरी ईंट बोलते हैं इसे। अच्छा जी हाँ। पूरे को साइड की दीवारों पे चल रहा है। आराम से सिर में ठोका। देखिए ये कुआं है, देखिए जरा। ये है कुआं। इस कुएं के किनारे जितने भी छोटे छोटे पत्थर वो है वाटर सप्लाई। इसका गोमती नदी से लिंक था जो नीचे से बिल्डिंग का इधर का हिस्सा ऊंचा है, उधर का नीचा है, पानी की सप्लाई उधर जाती है। पहले इसमें न ग्रिल लगे थे न गेट, ये सब बाद में लगाए गए। मगर नवाब आसिफुद्दौला के जो वजीर थे उनका नाम था मीरवालाल। उन्होंने खजाने का नक्शा और खजाने की चाबी लेके सिकुए में अंग्रेजों से बचने के लिए अपनी जान गंवा दी, मगर नक्शा और चाबी का कुछ पता नहीं चला। 160 फीट गहरा कुआं जिसमें जब नीचे से छत्तीस की डैमेज हुई तो उसकी मिट्टी इसमें डाली पड़ गया। अच्छा ये अभी आपने जो पानी देखा वो अलग से डाला जाता है दिखाने के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। कुआं ऑलरेडी सूख चुका है। अच्छा आइए। मतलब ये बहुत गहरा था। 160 फीट बता रहे हैं ना। हाँ गहरा। तो बॉडी इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो शायद इसके नीचे कोई सुरंग वरंग भी होगी, शायद सुरंग वगैरह। काफी थी ना इसकी। हाँ। अरे ये ऊपर पहले के सोख तो फैले हुए थे पानी में। अच्छा गजब की जगह। इधर से गए थे हम लोग। हम पीछे से गए थे। अरे माँ इधर से गए थे अपन? नहीं उधर से गए थे। नीचे से गए थे, नीचे से नीचे से गए वो थे। आए ऊपर से। तो अब बड़ा इमामबाड़ा तो हमने देख लिया, अब आगे की चीजें देखने जा रहे हैं लखनऊ में और भी जो भी फेमस है, जैसे कि रूमी दरवाजा, क्लॉक टावर, सरकंडा, चिकनकारी कारखाना और पिक्चर गैलरी। बड़ा इमामबाड़ा से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारे रिक्शे वाले, बहुत सारे तांगे वाले नजर आएंगे जो कि आपको 50 से 100 रुपए में सारी जगह दिखा देंगे। रिक्शे वाले आपको सारी जगह दिखाने के 50 रुपए चार्ज करते हैं, जबकि जो तांगे वाले होते हैं, जो घोड़ा गाड़ी वाले होते हैं, वो आपको 100 रुपए का चार्ज करते हैं। तो अब हमने अपने लिए घोड़ा गाड़ी बुक कर ली है जिससे हम ये सारी जगह घूमने जाएंगे। तो अब हम एंटर कर चुके हैं छोटा इमामबाड़ा के अंदर। आप मेरे पीछे नज़ारा देख पा रहे होंगे, बिल्कुल अमेजिंग सा नज़ारा बनाया हुआ है। एक तरह से छोटा ताजमहल यहाँ पर क्रिएट किया गया है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे, और बहुत ही अच्छी सी जगह ये नज़र आ रही है। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं और बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं छोटा इमामबाड़ा की मुख्य इमारत की तरफ, जो कि एक दरगाह है। इसके अंदर काफ़ी अमेजिंग चीज़ें रखी हुई हैं, काफ़ी पौराणिक चीज़ें हैं। यहाँ पर बादशाह का ताज है, जो नवाब हुआ करते थे यहाँ के, उनका ताज रखा हुआ है। बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं, बहुत सारी पुराने कैंडल स्टैंड्स हैं। यहाँ पर जो ताज़िए होते थे पुराने टाइम के, ताज़िए रखे हुए हैं। छोटा इमामबाड़ा एक दरगाह है जहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले हमें जूते चप्पलों को बाहर खोलना होगा और फिर अंदर की तरफ प्रवेश करना होगा। छोटा इमामबाड़ा की मुख्य इमारत के अंदर फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं है, लेकिन हमने कुछ स्पेशल परमिशन से कुछ फ़ोटोज़, कुछ सीन्स लिए हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। काफ़ी अमेजिंग चीज़ें रखी हुई हैं अंदर। ये जो छत पे आप झूमर नुमा आकृतियाँ देख रहे हैं, ये सारी के सारे हैं कैंडल स्टैंड। दिखने में ये झूमर लगते हैं, लेकिन ये सारे कैंडल स्टैंड थे। ये बाहर से लाए गए थे। जैसे कि आप जो वाइट वाला देख रहे हैं वो लाया गया था इंग्लैंड से, जो ग्रीन वाला था वो चाइना से लाया गया था, और जो लाइट ग्रीन और रेड वाला है वो जापान से लाया गया था। यहाँ पर और भी बहुत कुछ हैरत अंगेज करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि एक सिंगल पेपर पे पूरी की पूरी कुरान लिखी हुई है, जिसे लिखने में 5 साल लगे थे। एक पेरिस से लाई हुई घड़ी है जिसको चाबी भर के चलाया जाता था। एक बार चाबी भरने पर वो 6 महीने चल जाती थी। तो हर कौम में अपना कोई निशान होता है, होता है
ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निशान है। हर जगह की इस्लाम पे इसे अलम कहते हैं, अमन और शांति का निशान है। अलम क्या कहते हैं? ये कैंडल स्टैंड है। उस जमाने में इलेक्ट्रिक नहीं थी, मोमबत्ती तेल से लाइट होती थी, शीशे के गिलास लगाए जाते थे और शीशों का मकसद ये है कि डेकोरेशन लाइट बढ़ाने के लिए, ये खूबसूरती के लिए नहीं रखे, लाइट बढ़ाने के लिए रखे। ये शीशों के सामने लगाते थे इसलिए। तो ये थे छोटे इमामबाड़े के कुछ सीन्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। आप नज़ारे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से बाहर चलते हैं और आपको उन दो छोटे ताजमहल के बारे में बताते हैं। देखिए, जो छोटा ताजमहल आप अपने राइट में देख पा रहे होंगे, ये है एक मकबरा जो कि यहाँ के नवाब की बेटी की याद में बनाया गया था। और जो दूसरा छोटा ताजमहल आप अपनी लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, ये कोई मकबरा नहीं है, ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए बनाया गया था ताकि एक ताजमहल बुरा ना लगे, दो हो जाएंगे तो जोड़ीदार हो जाएंगे और अच्छे लगेंगे। ये पहले बनाया कि अभी बनाया है, ये ऐसा खींचते हुए। देखिए, यहाँ पर आप दो मूर्तियां देख रहे होंगे इस दरवाजे के पास, जो कि इस दरवाजे को चेन से खींचे हुए हैं। आखिर इस मूर्तियों को बनाने के पीछे का मकसद क्या है, जरा जानते हैं। देखिए, मूर्ति बनाने का कारण है अर्थिंग। ये जो लेडीज के हाथ में आप चेन देख रहे होंगे, इस चेन का काम है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना, अर्थ में ले जाना। जब भी इस बिल्डिंग पे बिजली गिरती होगी तो बिजली इस चेन के थ्रू जमीन में चल जाती है ताकि बिल्डिंग को नुकसान ना हो। अब हम एंटर कर रहे हैं शाही हमाम के अंदर, जो कि पुराने टाइम का बाथरूम है एक तरह से। ये जो पुराने टाइम पे जो राजा लोग नहाया करते थे ना, जो नवाब वगैरह नहाया करते थे, वो है ये जगह। देखिए, स्विमिंग पूल टाइप का है। स्विमिंग पूल तो क्या बोलेंगे इसको, बाथ टब बोलेंगे। पुराने टाइम का बाथ टब है ये। एक ये है, एक ये है। ये थोड़ा सा गहरा है और नीचे इसका ड्रेन का पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर और है, ये मतलब एक तरह से नहाने का बाथरूम है पुराने स्टाइल का। यहाँ अंदर भी है कुछ, जैसे कि आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा। यहाँ आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही है, जैसे यहाँ ये भी कुछ होगा पॉइंट। नहीं, वो बाथ टब होता है ना पुराना, वो हाँ, ये गर्म करने के लिए होगा नीचे पॉइंट्स। ये शायद टॉयलेट लग रहा है। बस हमाम से निकलने के बाद जो बाहर का नज़ारा हमें नज़र आता है वो काफ़ी अमेजिंग होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सुंदर सा गार्डन बना हुआ है जो कि वेल मेंटेन्ड है और बहुत सारे पौधे इसमें आपको नज़र आएंगे अलग अलग वैरायटी के। और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक अलग ही दुनिया नज़र आएगी, जैसे कि आपने अलादीन की मूवीज़ में देखा होगा। एक अलग ही व्यू पॉइंट जो है वो यहाँ पर बन जाता है। घोड़ा गाड़ी का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। देखिए, ये घोड़ा चल रहा है। भैया कहाँ घूमने जाने वाला है? आप इधर की एक 4 मंजिल है, एक 4 मंजिल, इधर की 4 मंजिल है, 3 रोड है। अच्छा, उधर तो 1 गेट। अच्छा। ये जो मेरे सामने आप इमारत देख पा रहे होंगे, ये है रूमी दरवाज़ा, जो कि अवध वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस दरवाजे की बनावट तुर्की के सुल्तान के दरबार के प्रवेश द्वार से काफी मिलती है, इसलिए लोग रूमी दरवाजे को तुर्किश गेट के नाम से भी जानते हैं। बड़े इमामबाड़े के पास मौजूद इस दरवाजे की कुल ऊंचाई 62 फीट है, जिसके ऊपरी भाग में छतरी नुमा आकृतियां बनी हुई है। अब हम घोड़ा गाड़ी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे पिक्चर गैलरी की तरफ, जहां पर नवाबों की पुरानी तस्वीरें रखी हुई हैं। अब मेरे सामने जो आप इमारत देख पा रहे होंगे, ये है हसनबाग पिक्चर गैलरी, जो कि लखनऊ की एक बहुत ही पुरानी पिक्चर गैलरी है। इसका फाउंडेशन किया था नवाब मोहम्मद अली शाह ने, जो कि अवध के तीसरे बादशाह थे। हम आ चुके हैं पिक्चर गैलरी लखनऊ, जहां पर नवाबों की जो पुरानी तस्वीरें हैं वो सारी संग्रह करके रखी गई हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं।
यहाँ पर अंदर जाने पर हमें पता चला कि यहाँ पर फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर बहुत अमेजिंग 3D पेंटिंग्स हैं नवाबों की, जो कि आपको हैरान कर देगी। पिक्चर गैलरी के ऊपर आकर देखें तो हमें एक अमेजिंग सा सीन नज़र आता है, जिसमें हमें क्लॉक टावर के साथ एक छोटा सा कुंड, एक छोटा सा तालाब जैसा नज़र आता है। अब हम जा रहे हैं सतकंडा की तरफ, जिसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है और उसी वजह से ये इमारत अधूरी रह गई। होना तो इसको था 7 मंजिल का, कई लोग 9 भी बोलते हैं, लेकिन ये अधूरी रह गई। वैसे इसे जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो था ईद के चांद को देखना। तो सतकंडा के बाद हम पहुंच चुके हैं क्लॉक टावर की तरफ, जो कि भारत का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है, यानी कि घंटाघर है। इसकी ऊंचाई है 67 मीटर यानी कि 219 फीट। इसका निर्माण हुआ था 1887 में, तब इसकी लागत लगी थी 1,74,000। लेकिन एक हैरानी की बात है कि इस घंटाघर में किसी तरह का एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। तो अब हम चलेंगे लखनऊ के मशहूर चिकनकारी कारखाने की तरफ। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं चिकन करी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं चिकन करी की बात नहीं कर रहा। ये चिकनकारी है। ये एक तरह की आर्ट है जो कि कपड़ों पर निखारी जाती है, जैसे कि कुर्ता पजामा जो भी होता है जिस पे बारीकी से धागे से डिज़ाइंस बनाई जाती हैं, वो होती है चिकनकारी, जो कि यहाँ की फेमस हैं। तो चलिए चलते हैं चिकनकारी कारखाने की तरफ। कारखाने की तरफ जाते हुए हमें नींबू पार्क नज़र आता है, जिसे आशफुद्दौला पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये वो पार्क है जहाँ पर नवाब की बेगम घूमने आया करती थी। लखनऊ की एक बहुत ही कारीगरी वाली चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे बोलते हैं चिकनकारी हैंडवर्क। ये एक तरह की साड़ी होती है, कई तरह के जो हैंडवर्क होते हैं जो बहुत महीन तरीके से किए जाते हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं, जो कि वर्ल्ड में फेमस हैं। चिकनकारी का जो वर्क है वो लखनऊ से फेमस है। तो चलिए चलते हैं इस चिकनकारी वर्क को देखते हैं, और कुछ अगर हो सका तो हम अपने लिए परचेज़ करेंगे, अपनी मदर के लिए और अपनी मामी के लिए। इस तरीके वर्क बनता है। कपड़ा हम लोगों का सब बाहर से आता है, अहमदाबाद है, सूरत है, बॉम्बे है। कपड़ा आने के बाद यहाँ पे हमारी कटिंग और सिलाई होने के बाद इसके सब ब्लॉक होते हैं, ये इसी से डिजाइन दी जाती है। अच्छा। डिजाइन देने के बाद फिर उसी के ऊपर ये सब हाथ से वर्क बनता है। ये जो वर्क है इसी को चिकन बोलते हैं। अच्छा। कपड़ा कोई चिकन नहीं होता, कपड़ा हमारा सब कॉटन से लेके सिल्क तक होता है। अच्छा। मेन वर्क है। कुछ काम यहाँ होता, बाकी अपने सब सेंटर होते हैं, वहाँ से कढ़ाई हो के आता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। एक पीस में 10 दिन 15 दिन 1 महीने इस तरीके टाइम लगता है। अच्छा। वो देखिए वो कढ़ाई कर रही है, इस तरीके बनता है। तो ये है चिकनकारी, एक बहुत ही महीन वर्क, बहुत ही बारीकी का उम्दा काम है जो कि कपड़े के ऊपर किया जाता है। कारखाने से सटी एक शॉप है जहां पर आप चिकनकारी के कपड़े खरीद सकते हैं। साड़ियाँ होती हैं, सब पूरा है लोग खुद का। ये कॉटन में कॉटन जैकेट शिफॉन से एक जैकेट तो इस दुकान पे माँ और मामी ने दोनों ने मिलकर बहुत देर तक कपड़ों को देखा, अलग अलग डिज़ाइंस देखे, अलग अलग कलर देखे और अंत में कुछ कपड़े अपने लिए खरीद लिए। तो ये है लखनऊ की फेमस प्लेसेस जो कि आप एक दिन में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।